ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आप लोग एक बार देखो बोर्ड की तरफ। हाँ आ जाओ आ जाओ। देखो एक चीज आप लोग को याद होगा जो मैंने लास्ट क्लास बताया था कि कोई कोई सिचुएशन में सारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैलिड होता है और कोई कोई सिचुएशन में सारा क्लास 9-10 का पढ़ा हुआ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैलिड नहीं होता। याद है आपको कौन से सिचुएशन में वैलिड होता था? हाँ, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। जब हम मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना, तब मैंने आपको बोला था कि अगर कोई सिचुएशन में a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है देन वी कैन वेरी श्योरली से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग इक्वल नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। ये लोग अगर इक्वल है तो हम बहुत ही सेफली ये भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये हो तो हम ये भी कह सकते हैं शायद कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने बहुत ही सिंपल चीज आपको ये समझाया था कि अगर a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल हो जाए तो वट एवर आइडेंटिटी वी हैव स्टडीड टिल क्लास 10 ऑल दोज विल बी वैलिड एज इट इज। ठीक है, लेकिन अगर a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए तो ये सारा आइडेंटिटी एज इट इज वैलिड नहीं होता। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। उसके बाद में आ जाओ आप I के अंडरस्टैंडिंग पे। डू यू रिमेंबर कि I का मीनिंग क्या होता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने क्या बोला था कि I जो है वो मैट्रिक्स के केस में किसके तरह बिहेव करेगा? 1 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और 1 की तरह बिहेव करने की वजह से देखो आप A इंटू आई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? E। आया बात समझ? सिमिलरली I इंटू E का आंसर क्या आएगा? A। ठीक है, तो a इंटू आई का आंसर भी a आया और i इंटू ए का आंसर भी a आया। इन लोग दोनों को क्लब करके आप क्या क्लेम कर सकते हो कि i इंटू ए विल बी इक्वल टू व्हाट? a इंटू आई। ये बात आता है समझ कि नहीं आता समझ? थोड़ा पूरा। और अगर a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए हो गया तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा सिचुएशन हुआ है? a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए या a इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए? इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो इसके वजह से क्या है कि सिंस अब मेरे पास में यहां अवेलेबल है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, आ जाओ देयरफॉर आई कैन वेरी सेफली से कि a प्लस आई का होल स्क्वायर विल डायरेक्टली बी इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस कुछ भी बोल सकते हो पहले, कोई बात नहीं, 2ai प्लस आई स्क्वायर। ये समझ में आता है? सिमिलरली इसके वजह से, ये हो जाने की वजह से a माइनस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? a स्क्वायर माइनस 2ai प्लस आई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? i प्लस a का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताओ? i क्यूब प्लस, चलो, a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a और प्लस क्या 3, मतलब चलो एक ही बात है। ठीक है ठीक है, आप लोग के फॉर्मेट में लिख देता हूं, आई चलेगा। मतलब एक बार आई पे स्क्वायर रहेगा ए सिंपल रहेगा, एक बार ए पे स्क्वायर रहेगा आई सिंपल रहेगा। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग और नोट है कि ए इंटू आई और आई इंटू ए ये लोग तो हमेशा ही एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने से पहले आई विल हैव टू ऑलवेज क्रॉस चेक कि वेदर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए और नॉट। ठीक है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने से पहले आई विल हैव टू क्रॉस चेक कि वेदर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए और नॉट। अगर इक्वल हुआ तो एकदम सिंप्लीफाई होकर खुलेगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर नहीं खुलेगा, एक स्टेप पीछे खुलेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? लेकिन आई और ए का सम और डिफरेंस को लेके हमको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आई इंटू ए और ए इंटू आई विल बी इक्वल टू वन अनदर इन ऑल द सिचुएशंस। तो जब कभी भी मेरे को आई प्लस ए का होल स्क्वायर या होल क्यूब खोलना है उसके लिए मेरे को सोचने का जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली अप्लाई द आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मेरे को ए प्लस आई ए माइनस आई का होल स्क्वायर खोलना है उसको देखे भी आई विल हैव नो कंफ्यूजन, मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल आइडेंटिटी की तरह खोल सकता हूं। लेकिन ये काम आप ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए नहीं कर सकते।
ए प्लस बी, ए माइनस बी से डील करते टाइम यू विल हैव टू क्रॉस चेक कि ए इंटू बी और बी इंटू ए एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो रिजल्ट अलग होगा, इक्वल नहीं है तो रिजल्ट अलग होगा। लेकिन आई और ए को लेके ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई और ए के केस में ए इंटू आई और आई इंटू ए का आंसर हमेशा एक दूसरे से क्या रहेगा, सेम। ये चीज आया समझ के नहीं आया समझ? पक्का? तो लिखो, एक नोट लिखो, नोट में लिखो फॉर आई एंड ए, फॉर आई एंड ए इंटू आई, ए इंटू आई is equals to I into A is equals to A, comma this will always be true, comma this will always be true. Therefore I plus A whole square, ऐसे लिख लो, I प्लस ए होल स्क्वायर, कॉमा आई माइनस ए होल स्क्वायर, कॉमा आई प्लस ए होल क्यूब, कॉमा आई माइनस ए होल क्यूब, कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन विल ओपन एज नॉर्मल फॉर्मूला, विल ओपन एज नॉर्मल फॉर्मूला, जैसा नॉर्मली खोलते हैं वैसे खुलेगा। क्लियर 100%? अब आ जाते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पे। आपने इसको अटेम्प्ट तो मत करो एक बार, लेकिन अच्छे से देखो एंड 10 सेकंड अपने दिमाग में सोचो कि हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है? वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह डायरेक्टली आ चुका है, सीयूईटी वगैरह में भी ये आ चुका है, इसका आंसर पूछा गया था 4 ऑप्शन बना के। ठीक है, करें स्टार्ट। मेरे को बताओ कि यहां पे 2 आदमी का क्या लिखा हुआ है, सम, और उसका क्या लिखा हुआ है, होल क्यूब। अगर ये ए और बी होता तो मैं होल क्यूब को खोलने से पहले 4 बार सोचता कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम है कि डिफरेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करता। लेकिन जो 2 मेंबर इन्वॉल्व हैं उसमें से एक आदमी आई है और एक आदमी ए है, उसको लेके कभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ए इंटू आई और आई इंटू ए का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इसका जो होल क्यूब है वो तो मैं नॉर्मल तरीके से खोल सकता हूं। ठीक है, आओ चलो मेरे को हेल्प करो। एंड सिंस ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, इसीलिए हम सिर्फ एलएचएस से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, बोलो क्या होगा। एक बार लिखो मत, अच्छे से सब लोग देख लो, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा। आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है, ये लिखा हुआ राइट। आई प्लस ए का होल क्यूब आप बताओ क्या खुलना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, करो सब लोग ट्राई करो। आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए और प्लस 3ia स्क्वायर -7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको दूं। ठीक है, देखना क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ऐसा कंडीशन ट्रू है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होने की वजह से अगले स्टेप में ये वाले ए स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं, ए बना सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि आई टू द पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या रहेगा, आई ही रहेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू अगले स्टेप में यहां से क्या हो जाएगा, आई। और ए क्यूब का जो ट्रीटमेंट है ना, वो आप यहां पे देखो। ए क्यूब को आप इनिशियली क्या इमेजिन कर सकते हो, ए इंटू ए का स्क्वायर। सवाल कहता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगले स्टेप में ए स्क्वायर को चेंज करके आप लिख सकते हो ए इंटू ए, बिकॉज ए स्क्वायर इज सेम एज ए, राइट। ए इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन ये ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर फिर से किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो ऑल टुगेदर लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यूब और ए आपस में क्या हो जाएगा, सेम। आया बात समझ, पक्का। चले आगे, ओके। तो ए क्यूब का आंसर भी जो है वो आगे चल के क्या हो जाएगा हमारे लिए, ए। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो यहां से क्या होगा, आई क्यूब का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आई। ठीक है ना, कि आई का कोई भी पावर हमेशा क्या होता है, आई। ए क्यूब को साइड में मैंने क्या करके दिखाया आपको, किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा, तो प्लस ए। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आई, और आई इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, +3a, और +3 वापस से ए स्क्वायर का वैल्यू आई, आई इंटू ए का वैल्यू ए।
और माइनस यहां पर क्या रहेगा 7a। 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा 6a। 6a प्लस a कितना हो जाएगा 7a। तो ये पूरा 7 है और वो पूरा 7 क्या हो जाएगा कैंसल ऑफ। सो i प्लस 7a माइनस 7a। 7a गॉन। आंसर कितना आएगा आपका i विच इज इक्वल्स टू RHS। अभी सीयूईटी वगैरह में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और ऑप्शन में i a स्क्वायर वैसा ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्लियर है, कुछ पूछना नहीं है इसमें और। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिक्स। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिक्स। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्यों है? बिकॉज इससे रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करना कि एक केस स्टडी पक्का है, और एक तो मेरे को इस साल ये भी एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट ईयर तक केस स्टडी का क्वांटिटी होता था आप लोग के पेपर में 3, और इस साल चांसेस है कि वो बढ़ के हो जाएगा 4 या 5, और आज से 5 साल 6 साल के बाद में तो पूरा पेपर ही केस स्टडी में ही आएगा। समझे? इस साल ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ गया है कि केस स्टडी का क्वांटिटी जो वो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो केस स्टडी पे आप लोग स्पेशल फोकस देना, और ये वर्ड प्रॉब्लम से हमेशा आप एक केस स्टडी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम को लेके देखो, आई विल सिंपली से कि इट इज वेरी इजी। जस्ट आपको क्या है कि करने के तरीके पे अच्छे से फोकस करना है। टोटल आज अपन 6 या 7 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। शुरू के 1-2 प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए। पेशेंस रख के अच्छे से आप सुनते जाना सारी चीजों को, और जहां आपको डाउट हो प्लीज आप पूछें, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हर वर्ड प्रॉब्लम को लेके पहले मैं आप लोग को एक चांस दे दूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई कर लो, एंड उसके बाद में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड प्रॉब्लम ये रहा, करो, ट्राई करो। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप आराम से ट्राई करो इसको। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा ही इजी है, बस आपको एक बार डेटा को अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, अब मैट्रिक्स कैसे फ्रेम करना है उस पर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। पहले सवाल पढ़ के देखो, द सेल्स फिगर ऑफ 2 कार डीलर्स, 2 कार डीलर है अपने पास में, ड्यूरिंग जनवरी 2013 शोड दैट डीलर ए, ये एक कार डीलर है, ठीक है, सोल्ड 5 डीलक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार्स, वाइल डीलर बी, ये दूसरा डीलर है, सोल्ड 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार्स। ये डेटा हो गया आपके पास में। आगे आप देखो, टोटल सेल्स ओवर द 2 month पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी रिवील्ड दैट, अगेन डीलर ए का नाम आ रहा है, सोल्ड 8 डीलक्स, 7 प्रीमियम एंड 6 स्टैंडर्ड कार्स। इन द सेम पीरियड, ये सेम 2 month पीरियड, डीलर बी सोल्ड, आप देख सकते हो 10 डीलक्स, 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड कार्स। इसमें आपके हेल्प के लिए देखो बता भी दिया कि कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। राइट 2 into 3 matrices summarizing the sales data for January and 2 month period for each dealer, hence find the sales in February for each dealer। ये ऑरेंज वाले पार्ट को अपन थोड़ा रुक के करेंगे, पहले जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है उस पर फोकस करते हैं। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला बताओ? 2 into 3। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, और इस तरीके को सीखने का ट्राई करना आप लोग। हाँ, मैट्रिक्स का नाम सपोज करके मैं ले लेता हूं कैपिटल ए। क्या ले लेता हूं बताओ? कैपिटल ए, और इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 into 3। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन 2 पार्ट में है, कौन सा इंफॉर्मेशन 3 पार्ट में। तो 2 पार्ट में है डीलर का नाम, एक डीलर है ए और दूसरा डीलर है बी, और 3 पार्ट में क्या है? कार का क्वालिटी। क्या क्या था आप देख सकते हैं, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। अब देखो उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो मान लो कि मैं मार्किंग आपको करके दिखाऊंगा, अगर ये सब सारा का सारा अच्छे से करते हो आप, तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को पता है कि 2, ये 2 क्या जिसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, ये कॉलम को, रो को। तो डीलर किसके अलोंग आएगा हमारे पास में? रो के अलोंग। तो यहाँ साइड में ना आई विल जस्ट मेंशन कि ये डीलर ए के लिए बात हो रहा है और ये डीलर बी के लिए बात हो रहा है। स्मॉल लेटर क्यों लिया? क्योंकि नाम ही कैपिटल कर दिया है इसलिए। ठीक है, और यहां पर जैसे कॉलम में किसका नाम ले रहे हैं हम लोग? कार के क्वालिटी का। क्या क्या है वो? डीलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। तो देखो आप यहाँ पे डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। ठीक है, पहले हम जनवरी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जनवरी में क्या रहा होगा सेल्स। तो जनवरी में ए का सेल्स का डेटा क्या है? 5 डीलक्स, 3 प्रीमियम और 4 स्टैंडर्ड। तो मेरे को क्या भरना चाहिए बताओ?
5 3 था कि 4 था? 3 था, तो यहां पे 3 और यहां पर क्या भरूंगा 4। ठीक है, सेकंड वाले लाइन में कैन यू गेस क्या होना चाहिए? 7 2 एंड 3, तो यहां हो जाएगा 7, यहां 2, यहां 3। देखो कंफ्यूजन है कि क्लियर? क्लियर है। ये कौन से पीरियड के लिए लिखा मैंने? जनवरी के लिए। अब किसके लिए लिखना है मेरे को? जैन फेब मिला के ना, क्योंकि जो दूसरा डेटा है वो 2 मंथ के पीरियड का है, तो ये जैन फेब मिला के हो जाएगा। तो फॉर्मेट सेम ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या हो जाएगा बताओ? बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अगेन आई विल मेंशन कि ये ए का डेटा है, ये बी का डेटा है, ये वाला डीलक्स, फिर प्रीमियम और फिर स्टैंडर्ड। अब आप देखो कि सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास में जेन फेब मिला के ए के लिए, 8 7 6, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 8, ये 7 और ये 6। फिर बी के लिए क्या है डेटा? 10 5 7, तो 10 5 7। देखो आप समझ आया कि नहीं है? और थोड़ा है कि पूरा है? पक्का? अभी ऑरेंज वाले पार्ट के आंसर के लिए आप थोड़ा मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे? कॉमन सेंस। ये वाला जनवरी का है, ये जनवरी फरवरी मिला के है, फरवरी वाला अगर अकेला का चाहिए तो इसमें से ये वाला क्या कर दोगे? माइनस। तो सेकेंड पार्ट के लिए, पार्ट 2, आप करोगे बी माइनस ए। कैन यू डायरेक्टली टेल मी द आंसर? 3 4 2 3 3, फिर से ना, और यहां पे ये हो गया आपका फरवरी के। क्लियर? करो, कॉपी कर लो इसको। हो गया? देखो अगला क्वेश्चन देखो। चलो करते हैं डिस्कस। इसके अंदर में आपके पास में कितने टाइप का इंफॉर्मेशन है ये बताओ? मेरे ख्याल में 3। एक फर्म के बारे में है, दूसरा वो लोग क्या क्या सप्लाई करता है उसके बारे में है, और तीसरा उस सप्लाई का प्राइसिंग क्या है उसके बारे में। और आपको फर्म ए का टोटल सप्लाई करने के बाद जो बिल बनेगा वो बताना है, फर्म बी का जो टोटल सप्लाई देने के बाद में बिल बनेगा वो बताना है, फर्म सी का जो टोटल सप्लाई देने के बाद में बिल बनेगा वो बताना है। फाइन। तो एक बार मैं रेट वाले पार्ट को थोड़ा इग्नोर करता हूं, पहले मैं जो सप्लाईज है उसको लेके मैट्रिक्स कैसे फ्रेम करना है उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहां देखो कि फर्म का नाम क्या क्या है? एबीसी। एबीसी स्टोन कितना कितना प्रोवाइड करेगा? ए प्रोवाइड करेगा 40, बी 35 और सी 25। और सैंड का कितना ट्रक प्रोवाइड करेगा ये लोग? तो ए 10, बी 5 और सी 8, ये बोला हुआ है यहाँ पे। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन। क्या ऑप्शन है आप देखो, आपके पास में 2 इन्फो है, एक है फर्म के नाम का और दूसरा है कि टाइप ऑफ मटेरियल का। तो आप फर्म का नाम ए बी सी इस तरफ, मटेरियल का नाम इस तरफ, वैसे मेंटेन कर सकते हो। क्या क्या सप्लाई कर रहा है ये लोग? स्टोन एंड सैंड। तो एक मैट्रिक्स आप ये सोच के फ्रेम कर सकते हो, दूसरा मैट्रिक्स फ्रेमिंग आप ऐसे कर सकते हो। देखो, तो इस तरफ आप रख लो मटेरियल का नाम स्टोन एंड सैंड, और इस तरफ आप रख लो फर्म का नाम एबीसी। दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर ऐसे आपको फ्रेम करना है तो आप डेटा कैसे फिल इन करोगे वो सोचो। ये स्टोन कितना सप्लाई कर रहा है? 40। सैंड कितना सप्लाई कर रहा है? 10। तो यहां हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 10। बी के बारे में सोचो, 35 और 5, तो यहां मेरे ख्याल में 35, यहां मेरे ख्याल में 5। ठीक है, व्हाट अबाउट सी? सी के लिए 25 और 8, तो यहां आ जाएगा 25 और यहां आ जाएगा 8। आया समझ? और यदि इसी इंफॉर्मेशन को उस फॉर्मेट में सेट करना होता मेरे को, तो मैं क्या करता बताऊं? अब इसी इंफॉर्मेशन को मैं कॉलम में लिखता, तो क्या लिखता बताऊं? 40 10, फिर 35 5, फिर 25 और 8। आया समझ कि नहीं आया समझ? अब आंसर तक इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा खास, इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा खास। ठीक है, इसका ऑर्डर एक बार मेरे को बताओ कि ये जो मैट्रिक्स बना, नाम मैं इसको दे देता हूं डी, और ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? 3 into 2। आया बात समझ? अब जो प्राइस है ना आपके पास, प्राइस के नाम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है? स्टोन का प्राइस है और सैंड का प्राइस है। उसका मेरे ख्याल में हम 2 मैट्रिक्स से बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं रो मैट्रिक्स और या फिर हम बना सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैं आपको वो दोनों बना के भी दिखाता हूं कि कौन कैसा कैसे वर्क करेगा। अब सपोज करो कि मैं उसका बनाता हूं रो मैट्रिक्स, तो वो देखने में कैसा होगा बताऊं? एक बार इन्फो देख लेते हैं।
स्टोन का रेट है 1200 करके और सैंड का रेट है 500 करके, तो एक मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है 1200 और 500 ऐसा, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है 1200 और 500 ऐसा। आया बात समझ? देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा इसका ऑर्डर क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा। अब आप एक चीज सोचना कि अगर आपने पहला मैट्रिक्स ऐसा फ्रेम किया है और दूसरा आप गलती से ऐसा कर लेते हैं, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, चाहे इसको फ्रंट में रखो उसको बैक में रखो तो बीच वाला नंबर हो जाएगा 2 और 1, मैच नहीं हो रहा। और इसको अगर फ्रंट में ले आते हो तो भी बीच वाला नंबर क्या होगा, इस तरफ से 2 आएगा और इस तरफ से क्या आएगा, 3 आएगा, स्टिल इट इज नॉट मैचिंग। तो इसके साथ में ये बनाना, ठीक है ना, नहीं हो सकता। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? तो इसके साथ ना पक्का पक्का लेना क्या पड़ेगा, ये वाला ही लेना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन इसको फ्रंट में रख के कर सकते हैं कि इसको बैक में रख के कर सकते हैं, बैक में रख के कर सकते हैं। और बैक में रखते समय क्या होगा, देखो कि ये वाला आपका रो हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज पे आपको ध्यान देना है कि व्हाइल यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, तो सही चीज सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है उस पर आपको गौर फरमाना है। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फर्स्ट रो के नाम पे इसको यूज करोगे और फर्स्ट कॉलम के नाम पे इसको यूज करोगे, तो क्या होगा, देखो कि दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस। लेकिन सोचो कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या चीज का दाम था, स्टोन का, और ये क्या चीज का दाम था, तो स्टोन का क्वांटिटी स्टोन के दाम से मल्टीप्लाई हो रहा है, सैंड का क्वांटिटी सैंड के दाम से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेल एंड फाइन। आया बात समझ? क्लियर है? और इसको इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसका बिल होगा, वो सोचो, ए का बिल। आया बात समझ? क्योंकि ए ने स्टोन इतना सप्लाई किया, सैंड इतना सप्लाई किया, स्टोन का रेट इतना है, सैंड का रेट इतना है, स्टोन का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टोन का रेट, सैंड का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सैंड का रेट, और ओवरऑल जो इसका सम आएगा दैट विल बी बिल ऑफ ए। आया बात समझ? जब आप अगले लाइन पे जाओगे तो दिस लाइन इनटू दिस लाइन होगा, अगेन स्टोन का क्वांटिटी स्टोन का रेट, सैंड का क्वांटिटी सैंड का रेट, और ओवरऑल बिल किसका जनरेट होगा, बी का। फिर थर्ड लाइन पे जब आप जाओगे तो दिस इनटू दिस होगा, स्टोन का क्वांटिटी स्टोन का रेट, सैंड का क्वांटिटी सैंड का रेट, और बिल किसका जनरेट होगा, सी का। तो ये फॉर्मेट करेक्ट है। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिस। अगर कोई बच्चा ऐसे फ्रेम कर लेता है तो क्या होगा, इसमें भी मेरे ख्याल में आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 into 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 2। इसमें मेरे को उसको बैक में रखना पड़ेगा, इसको फ्रंट में रखना पड़ेगा, तो ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कैसे करूंगा ये बताओ। दिस, क्योंकि सिंस ये फ्रंट में रहेगा, दिस इंटू दिस, इस फॉर्मेट में होगा। आया बात समझ? और जब मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली आप परफॉर्म करोगे तो 1200 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 40 से, और ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 500 से। अब आप एक बार सोचो कि ये किसका रेट था, स्टोन का, और ये किसका रेट था, सैंड का। और क्या आपका प्लेसमेंट ठीक बैठ रहा है? मेरे ख्याल में हाँ बैठ रहा है। स्टोन इंटू स्टोन एंड सैंड इंटू सैंड हो रहा है। और इसको भी कंप्लीट करके जो पूरा बिल जनरेट होगा वो किसका बिल होगा, ए का। फिर दिस इंटू दिस करके जो बिल आएगा वो किसका बिल आएगा, बी का। और फिर दिस इंटू दिस करके जो बिल आएगा वो किसका आएगा, सी का। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको एक दूसरा बात भी बोलूंगा। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इन रैंडम आप किसी को भी कैसे भी फ्रेम करो, आंसर इस रास्ते से भी आता है और आंसर इस रास्ते से भी आता है। लेकिन जस्ट टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न अपने दिमाग में सेट करके चलेंगे। वो पैटर्न क्या है उस बात को आप समझना। आप यहां पर देख सकते हो कि 3 टाइप का इंफॉर्मेशन था मेरे पास में। पहला था फर्म का नाम, दूसरा था अलग अलग टाइप के सप्लाईज का क्वांटिटी, और तीसरा था कि सप्लाई का रेट। आया बात समझ? आपको लास्ट में जो निकालना है ना, आपको वो चीज को समझना पड़ेगा। लास्ट में क्या निकालना है बताओ? पहले फर्म का बिल, दूसरे फर्म का बिल और तीसरे फर्म का बिल। तो लास्ट में जिस चीज को निकालना है ना, उसको हमेशा कोशिश करना आप रो के अलॉन्ग लिखने का अपने पहले मैट्रिक्स। लास्ट में जिस चीज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, उस पर्टिकुलर सामान को हमेशा ट्राई करना आप रो में मेंटेन करने का, ठीक है। और बाकी सारा चीज आपका ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली सेट होता रहेगा, ठीक। अब इस चीज का जो लाइन मैंने बोला, इसका इंपॉर्टेंस आपको फर्दर क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चीज को दिमाग में याद रखना कि फाइनली जिस चीज पे आपको कमेंट करना है, उस चीज को हमेशा हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में रखें हम उसको, ठीक है। और बाकी सारी चीज को आप कॉलम वॉलम में मेंटेन करो। और फर्स्ट मैट्रिक्स जब आपका रेडी हो जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिकली उसको देख के समझ में आ जाता है कि कैसे बनाना है। चलेगा मेरे ख्याल में? लिखो फटाफट। हाँ,
कौन सा वाला बोल रहे हो? ऐसे नहीं। एक्चुअली में देखो एक बात और है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो फ्रेम कर सकते हो ना वो 2 ही हो सकता है। आप मतलब क्या है कि बिल्कुल इंडिविजुअल एक एक आधा आधा मैट्रिक्स फ्रेम करके और इसको आंसर अगर करोगे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इट शुड बी एट मैक्स ब्रोकन इनटू 2 मैट्रिसेस, और 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से फाइनली आपका आंसर वाला मैट्रिक्स निकल जाना चाहिए, ठीक है। लिखो लेट कैपिटल D इज इक्वल्स टू, लेट कैपिटल D इज इक्वल्स टू 40 10 35 5 25 8, और साइड में ना ये एट्रीब्यूट्स भी मेंशन कर देना कि कौन सा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड कैपिटल E इज इक्वल्स टू, कैपिटल E इज इक्वल्स टू 1200 500, ठीक है। कैपिटल E इज इक्वल्स टू 1200 500। नाउ required answer is equals to, required answer is equals to D into E, required answer is equals to D into E, 40 10 35 5 और 25 8, और रेट कितना कितना था 1200 और 500। ये कैलकुलेशन करो तो फटाफट कितना आ रहा है बताओ। पहला कितना आ रहा है 9800, ओके। नेक्स्ट पहला वाला कुछ ज्यादा ही कम नहीं आ गया क्या? 50,000 53,000, हाँ ये सही लग रहा है मेरे को। और लास्ट वाला ये होना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखो हेंस फर्म ए, फर्म ए, वैसे लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं क्या बोला था। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय, ठीक है। तो फर्म ए रिसीव्स ₹53,000, हेंस फर्म ए रिसीव्स 53,000, फर्म बी रिसीव्स 44,500, एंड फर्म सी रिसीव्स 34,000, एंड फर्म सी रिसीव्स 34,000। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? और एक बार फिर बोल देता हूं कि वो लास्ट लाइन क्या था कि जो चीज पे कमेंट हमको फाइनली करना है उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के अलोंग जो है वो प्लेस करने का ट्राई करें, बाकी सारा चीज ऑल अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, ये वाला खुद से ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास। करते हैं डिस्कस, ठीक है। वापस से आई फील कि 3 इंफॉर्मेशन है मेरे पास, क्या क्या बताऊं? वेंडर्स का नाम, प्रोडक्ट का क्वालिटी और रेट, और मेरे को क्या फाइनली फाइंड करना है ये बताओ। वेंडर्स का इनकम, ठीक है, वेंडर्स का इनकम। वेंडर का नाम क्या क्या है बताओ? नहीं, पी और क्यू। वेंडर्स का नाम क्या क्या है? पी और क्यू। प्रोडक्ट के क्वालिटी का नाम क्या क्या है? ए और बी, और प्राइसेस हमको दिया हुआ है, और हमको फाइनली वेंडर पी का और वेंडर क्यू का टोटल इनकम पे कमेंट करना है। तो जो मैट्रिक्स मेरे को फ्रेम करना है, सिंस मेरे पास में 2 वेंडर है और 2 प्रोडक्ट है, तो मैं एकदम क्लियर हूं अपने दिमाग में कि वेंडर को मैं रखूंगा यहाँ पे पी और क्यू, और प्रोडक्ट को मैं रखूंगा यहाँ पे ए और बी। तो कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा? 2 बाय 2 का बनेगा। अब ये चीज क्लियर होने के बाद में आप क्वेश्चन देख के डेटा फिल इन कर, ठीक है। तो P का आप बताओ कितना कितना टॉय सेल कर रहा है वो, किस किस टाइप का? 7 A का और 10 B का, राइट। तो P के लिए 7 A सेल हुआ और 10 क्या सेल हुआ? B सेल हुआ। Q के लिए डेटा क्या है आपके पास? 8 ऑफ टाइप A एंड 6 ऑफ टाइप B। तो मेरे ख्याल में यहाँ 8 और यहाँ पे 6, ये हो गया मेरा रेडी, ठीक है। और इसमें वापस आप देखो कि सिंस मेरे को लास्ट में P के टोटल इनकम पे कमेंट करना है और Q के टोटल इनकम पे कमेंट करना है, इसीलिए इनको मैंने रो में मेंटेन किए। आया बात समझ? ओवरऑल इसका नाम दे देता हूं मैट्रिक्स लेट से D, ठीक है। अब अगर ये 2 बाई 2 का है तो जो आपका प्राइस वाला मैट्रिक्स है उसको आप कैसे कैसे डेवलप कर सकते हो? अब मैं यहां पर एक कैच दिखाता हूं आपको, ताकि एकदम चीज जो है ना आपके क्लियर हो जाए पूरा। एक आप बना सकते हो मेरे ख्याल में 2 into 1, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्राइस कितना कितना है? 50 और 75, राइट। 50 एंड 70। प्लीज ध्यान से देखते रहना। ऑर्डर हो गया इसका 2 into 1, और ये क्या क्या चीज का प्राइस है वो भी आप मेंशन कर दो। ये ए का है और ये बी का है।
नहीं, ये मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिखाने के लिए मेंशन कर रहा हूं अभी जस्ट एक बार, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो बताओ, रो मैट्रिक्स भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा 50 और 75, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 2। हालांकि शायद मैं उसमें दिखा नहीं पाऊंगा, इसमें दोनों से ही आंसर आ जाएगा शायद, एक बार बस चेक कर लेता हूं। देखो अगर कोई इसके साथ में इसको फ्रेम करता है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये फ्रंट में और वो बैक में, क्योंकि 2 2 तो मैच कराना पड़ेगा हमको। फिर जब आप मल्टीप्लीकेशन इनिशिएट करोगे ना तो प्लीज ध्यान से देखना कि मल्टीप्लीकेशन आपका हो कैसे रहा हो। यू विल बी डूइंग दिस इनटू दिस, सही कह रहा हूं शायद। 7 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड 10 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 75। अब आप चेक करो कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हो गया ए का क्वांटिटी और ये हो गया ए का प्राइस, तो ए का क्वांटिटी ए के प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। बी का क्वांटिटी बी का प्राइस मेरे ख्याल में सही है ये वाला भी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर पाना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसको बैक में रखेगा कि फ्रंट में रखेगा, ये फ्रंट रहेगा और ये कहां चला जाएगा बैक में। अब आप देखना इसमें गड़बड़ क्या होगा, गड़बड़ होगा, अभी मैं फील कर पा रहा हूं। इसको फ्रंट में और इसको बैक में रखा जाएगा और मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे होगा, दिस इनटू दिस, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तब क्या होगा सोचो, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, विच इज अ गुड थिंग नॉट अ बैड थिंग, ठीक है ना। क्या हुआ, ए का रेट और ए का क्वांटिटी। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, दिस इनटू दिस। ये सही हुआ कि गलत हुआ ये बताओ, ये तो सरासर गलत हुआ। वो क्या चीज का रेट है, बी का, और ये क्या चीज का क्वांटिटी है, ए का। तो ये सही है कि गलत है, गलत है। तो आंसर तो दिस इनटू दिस करके भी कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन जो आएगा क्या वो आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। वंस अगेन आई विल से कि जिसके ऊपर में फाइनली कमेंट करना होता है, ट्राई टू पुट देम along the rows in the first matrix, then try to frame your second matrix। और ये जो एनालिसिस मैंने करके दिखाया, ये आप मेंटली एक बार थोड़ा सोचने का ट्राई कर कि अगर मैं इसको फ्रेम करके आगे बढ़ता हूं तो क्या सही चीज अपने पार्टनर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर मैं इसको फ्रेम करके आगे बढ़ता हूं तो सही चीज अपने पार्टनर के पास में जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। और आपको साफ साफ दिखाई दे देगा अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो। जैसे इसके अंदर में वी कैन क्लियरली सी कि ए का रेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए का क्वांटिटी, दैट पार्ट वहां तक राइट है। लेकिन बी का रेट मल्टीप्लाइड बाय ए का क्वांटिटी, ये राइट है कि रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आया बात समझ। इसीलिए इसको फ्रेम करके आंसर हमारे पास में नहीं आएगा। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, परी डाउट है पक्का इसमें। मैं देखो ये मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे उल्टा पुल्टा करके तो फिर ना बहुत सारा पॉसिबिलिटी निकलेगा, और एग्जाम में मेरे को मेन डर ये है कि वो पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक करते करते ही आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। आया बात समझ। इसीलिए मैंने बोला कि एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि जिसपे फाइनली कमेंट करना है उसको तो रो के अलॉन्ग ही रखेंगे, इसको कभी नहीं छेड़ेंगे, और फिर इसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज बनेगा सेकंड मैट्रिक्स का उसको एक बार थोड़ा सा टटोल के देख लेंगे। आया बात समझ। आप अगर इसको भी घुमाने फिराने लग गए ना तो फिर घुमाते फिराते ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, उतना मार्क्स का तो क्वेश्चन होगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको आप करो फिक्स कि ये तो हमेशा हम ऐसे ही फ्रेम करेंगे। इसके बाद में इसको फ्रेम करने का दो तरीका होगा मेरे पास में। इस तरीके में आई कैन सी कि ए का रेट ए का क्वांटिटी, बी का रेट बी का क्वांटिटी, ठीक है, और टोटल करने के बाद में मेरे पास में पी का रेवेन्यू आ जाएगा। फिर जब सेकेंड टाइम पर करूंगा तो दिस इनटू दिस, ठीक है, ए का क्वांटिटी ए का रेट, बी का क्वांटिटी बी का रेट, और टोटल रेवेन्यू ऑफ क्यू निकल जाएगा इससे। लेकिन जब आप इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फील कि हाँ गड़बड़ तो हो रहा है। आया बात समझ कि नहीं आया समझ, पक्का। थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखो लेट कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लो आप लोग, लेट कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, और सारे एट्रीब्यूट्स के साथ कॉपी करना ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ फिर नीचे लिखो लेट ई इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू 50 75, और एट्रीब्यूट भी मेंशन कर देना ए एंड बी। नाउ required answer will be DE is equals to 7 10 8 6, 7 10 8 6, और रेट क्या था 50 और 75। आंसर क्या है बताओ, 1100 और 850।
और ये जो रो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पी को। पी का रेवेन्यू है ये टोटल, और ये किसका रेवेन्यू है? क्यू का। तो नीचे लिखो हेंस P got 1100 and Q got rupees 850. Q got rupees 850. क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोगों खुद से आ गया था ये लास्ट तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको ट्राई करो, घबराओ मत, ट्राई करो बस। अच्छा डिस्कस करते हैं एक बार फिर से। आई विल रिक्वेस्ट कि सब लोग पेन वेन छोड़ो, अब मेरी तरफ देखना स्टार्ट करो। करते हैं, बात करते हैं एक बार। वेदिका, परी, आओ देखो इस तरफ देखो। सब लोग रेडी हो? लिखांश देखो, सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बोल रहा है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, तो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, 1 और 2 मार्केट का नाम हो गया। ठीक है, XYZ आपका प्रोडक्ट है, मार्केट 1 आपका एक मार्केट है, मार्केट 2 आपका दूसरा मार्केट है। ठीक है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर इतना इतना इतना, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, अब सिंस मेरे को टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट चाहिए, ध्यान से सोचना आप क्या बोल रहा हूं। मेरे को क्या चाहिए? टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। मैंने आपको समझाया कि जिस चीज पे फाइनली आपको कमेंट करना है उसको हमेशा आप फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के अलॉन्ग मेंटेन करने का ट्राई करो। आपको पहला मार्केट और दूसरा मार्केट का टोटल रेवेन्यू बताना है, तो मार्केट का जो नाम है वो आप रो में रखोगे कि कॉलम में रखोगे? रो में रखोगे। ऑलरेडी यू विल फाइंड कि रो में ही रखा हुआ है मार्केट 1 मार्केट 2 का नाम। प्रोडक्ट का नाम ऑब्वियसली फिर कहां चला जाएगा? कॉलम में, जो कि ओके है मेरी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको एज इट इज हम अपने आंसर के लिए यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करो, लिखो आप लोग भी। लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10,000, 2,000 और 18,000। ठीक है, और सेकेंड वाले में हो जाएगा मेरे ख्याल में 6,000, 20,000 और 8,000। यहां पर ये हो गया मार्केट नंबर 1, ये हो गया मार्केट नंबर 2, और ऊपर आ जाएगा X, Y और Z। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स जिसमें आपको रेट दिया हुआ है, अगेन उसके लिए आपके पास में कितना पॉसिबिलिटी है? 2। एक पॉसिबिलिटी कि आप रो बना सकते हो और एक पॉसिबिलिटी कि आप कॉलम बना सकते हो। रो वाला मेरे ख्याल में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? देखो 2 into 3, और रो वाला अगर आप बनाते हो तो वो कैसा बनेगा बताओ? 1 into 3। इन दोनों का तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको फ्रंट, इसको जब बैक रखा तो बीच का नंबर है 3 और 1 डिफरेंट है, और इसको जब फ्रंट में ले आओगे, इसको बैक में ले जाओगे तो फिर से क्या होगा? बीच का नंबर 3 और 2 रहेगा, दैट इज अगेन डिफरेंट। तो इसके साथ में ये तो चलने वाला ही नहीं है। फिर क्या चलेगा बताओ? कॉलम चलेगा। ठीक है, कॉलम कैसा दिखेगा बताओ? लिखो B इज इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स 2.5, 1.5 और 1, 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, ये हो गया 3 into 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। साथ में आप ये बताओ मेरे को, ये 2.5 किसका रेट है? X का। ये 1.5 किसका है? और ये किसका है? Z। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन में कर पाऊंगा, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा तो आप यहां पर भी देखो दिस इंटू दिस होगा, राइट? तो X का क्वांटिटी और X का रेट, विच इज अ गुड थिंग। Y का क्वांटिटी, Y का रेट, अगेन अ गुड थिंग। Z का क्वांटिटी, Z का रेट, अगेन अ गुड थिंग। और तीनों का जो सम होगा वो आपको टोटल सेल्स ऑफ मार्केट 1 बता देगा। आया बात समझ? एंड सिमिलरली जब आप सेकेंड लाइन ट्राई करोगे तो सब कुछ वैलिड भी होगा एंड इट विल गिव अस टोटल सेल्स ऑफ मार्केट 2। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। हाँ, क्लियर है फर्स्ट पार्ट? पक्का? ये लिखना हो गया, ये लिखना हो गया, आगे लिखूं हेंस रिक्वायर्ड आंसर, ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू, क्या रहेगा मैट्रिक्स बताओ? A इंटू बी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आ रहा है? 46,000, 53,000 और अच्छा 2 ही मार्केट है, ये मार्केट 1 के लिए और ये मार्केट 2 के लिए।
ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ये क्या है आपका टोटल रेवेन्यू अभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि तीनों प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपको क्या पूछा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आपका। तो आप इस चीज को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ये जो आया आपका ये टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर आप इसी तरीके से एक मैट्रिक्स को यही वाला रखो और दूसरे मैट्रिक्स को सेल्स प्राइस की जगह आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हो। उससे वापस एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा और उसमें यहां और यहां आने वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट, और फिर इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस क्या आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट। लिखो फॉर कॉस्ट लिखो लेट कैपिटल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 2 1 नहीं, ये तो सेम ही यूज कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू है नहीं। सी जो है वो हम कॉस्ट का बना रहे हैं, तो दैट विल बी 2 1 एंड 0.5 2 1 0.5। ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का और ये हो गया जेड का। आगे लिखो देयरफॉर कॉस्ट मैट्रिक्स विल बी AC इज इक्वल्स टू ये वाला कॉपी कर सकते हो 10,000 2,000 18,000 10K 2K 18K। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग डिटेल में लिखना। 6,000 20,000 और 8,000 6K 20K एंड 8K। और यहां क्या आ जाएगा बताओ 2 1.5। किसी ने कैलकुलेशन अगर कर रखा है तो बताना जरा कितना आ रहा है यहाँ पे 31,000। ओके 31,000 और 36,000। आगे लिखो हेंस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स जो सेल्स का डेटा है माइनस ये वाला मैट्रिक्स जो कॉस्ट का डेटा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, नहीं एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। 46 और 53 ना, तो 46,000 53,000 माइनस 31,000 और 36,000। अब बताओ क्या डिफरेंस आया पहले का 15,000 और दूसरे वाले का 17,000। क्लियर मेरे ख्याल में आ गया समझ। कितने लोगों से पूरा खुद से सॉल्व हो गया था? बढ़िया, धीरे धीरे क्वांटिटी और बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह आ चुका है। देखना एक बार एकदम आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से पहले सोचो और सोचने के बाद में फिर अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रस्ट के पास में कितना पैसा है, फास्ट एंड लाउड कितना पैसा है 30,000, जिसको दो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड रिटर्न कितना का देगा 5%, दूसरा कितना का देगा 7%। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, एक 5% के लिए और एक 7% के लिए, सच दैट ओवरऑल जब साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट या तो 1800 रहे, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरे क्वेश्चन में कितना है इंटरेस्ट कितना चाहिए मेरे को 2000। तो मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में से 1800 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए पहले फंड में कितना पैसा लगाना है, दूसरे में कितना लगाना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ओवरऑल इंटरेस्ट के नाम पे 2000 रुपया ऑब्टेन करने के लिए पहले फंड में कितना पैसा डालें और दूसरे फंड में कितना पैसा डालें। अब बहुत ही सिंपली हम इसको मैट्रिक्स के हेल्प से कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से बस देखते जाना। अब मेरे को सिंस शुरू में नहीं पता कि पहले फंड में कितना पैसा डालूं दूसरे में कितना डालूं, तो मैं मन में ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि पहले फंड में आई विल पुट x एंड दूसरे फंड में ऑटोमेटिकली कितना जाएगा फिर 30,000 माइनस x जो बचा हुआ पैसा। ठीक है, और इसका मैं दो मैट्रिक्स बना सकता हूं, आइदर आई कैन मेक अ रो मैट्रिक्स और आई कैन मेक अ कॉलम मैट्रिक्स। और तो क्या ही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि दो ही एंट्री होगा। आया बात समझ। लास्ट में मेरे को कमेंट क्या चीज पे करना है, टोटल इंटरेस्ट पे। तो इट वुड बी बेटर कि मैं अगर रो मैट्रिक्स बनाऊं। ठीक है, कैसे बेटर मैं आपको भी समझा दूंगा। ठीक है, देखना ध्यान से। रो मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो एक जगह x और दूसरी जगह कितना गया 30,000 माइनस x। ये समझ में आया? ध्यान से देखते जाना। हाँ, ये आपका पहला मैट्रिक्स।
इसका नाम क्या हो जाएगा, लेट्स से ई, ठीक है। इसके अलोंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, ठीक है। और ये हो गया 5% वाला बॉन्ड और ये हो गया 7% वाला बॉन्ड, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है उसका बनेगा आपका दूसरा मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के लिए अगेन यू विल हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन गो फॉर कॉलम और यू कैन गो फॉर रो। रो के लिए अगर जाते हो तो सब बर्बाद हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा शायद, ये चीज समझ में आता है। क्योंकि रो अगर बनाते हैं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1 into 2, तो ना तो मान लो, और इसका ऑर्डर कितना है, इसको फ्रंट उसको बैक रख के भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता और उसको फ्रंट में लाके इसको बैक में रख के भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, तो रो तो एकदम ही बेकार है, रो को इग्नोर कर दूं। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, कॉलम। कॉलम में क्या क्या डालेंगे, देखो पहला जो बॉन्ड है वो कितने परसेंट का रिटर्न देगा मेरे को, 5% का, तो पहला एंट्री यहां पे होगा 5/100, यही एंट्री होगा इसका, क्योंकि इतने परसेंट से ही मेरे को रिटर्न मिलेगा। और दूसरा एंट्री क्या होगा 7/100। अब ये है 5% वाले का रिटर्न और ये है 7% वाले का रिटर्न, ठीक है। और जब आप ये वाला और वो वाला मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार सोचो दिमाग में कि होगा क्या, होगा ये 5% में इन्वेस्टेड प्रिंसिपल इंटू 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस 7% वाले में इन्वेस्टेड प्रिंसिपल इंटू 7 वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दिस इंटू दिस विल गिव यू, मतलब फर्स्ट x इंटू 5/100 जो हम करेंगे दैट विल गिव अस इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एंड 30,000 माइनस x इंटू 7/100 विल गिव अस इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों का जो सम होगा, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड होगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम मिला के मेरे को क्या देगा, एक एलिमेंट। वो एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा मैं अलग अलग रंग से टिक मारने का ट्राई करता हूं। देखो ऑरेंज इंटू ऑरेंज ये आपके इंटरेस्ट का एक पार्ट है, फिर व्हाइट इंटू व्हाइट आपके इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट है, और दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 1800, तो इनके प्रोडक्ट से जो भी निकल के आएगा आई विल पुट दैट इक्वल टू व्हाट 1800, आई विल सॉल्व इट, मेरे को x मिल जाएगा। और जैसे ही x मिल गया पता चल जाएगा कि 5% में कितना पैसा डालूं और 7% में कितना पैसा डालूं। सेकंड केस में इन्हीं का जो आंसर आएगा दैट आई विल पुट इक्वल टू 2000, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट मेरे को कितना चाहिए 2000। वहां से सॉल्व करके जो x आएगा दैट विल सजेस्ट कि 5% में कितना पैसा जाना चाहिए और 7% में कितना पैसा जाना चाहिए। नहीं आया समझो, फिर रिपीट करूं कोई पार्ट की हो जाएगा पक्का, अच्छे से लिखा दूं, लिखो लेट कैपिटल A इक्वल्स टू, हाँ लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू x 30,000 माइनस x, ऐसे अगल बगल में रो में, हाँ एट्रीब्यूट चाहो तो लिख लो कि ये आपका अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट और ये प्रिंसिपल है। फिर नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू 5/100 7/100 कॉलम के अलोंग, आगे लिखो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू x 30,000 माइनस x इंटू 0.05 और 0.07। खोलोगे तो पहला हो जाएगा 0.05x प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस x। पूरा खोल दोगे तो 0.05x प्लस 30,000 इंटू 0.07 कितना हो जाएगा 2100, क्या शायद एक ही बात है, मतलब होगा तो वही 7/100, 2 0 कट जाएगा, 7 3 21 और 2 0, ठीक है चलेगा ना। और दूसरे पार्ट में माइनस 0.07x, ठीक है मेरे ख्याल में। और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2100 माइनस 0.02x, ये है टेक्निकली मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर लिखो पार्ट ए के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2100 माइनस 0.02x इज इक्वल्स होना चाहिए 1800,
दिस एम्प्लाइज 1800 को यहां ले आओ तो आई थिंक डिफरेंस कितना होगा 300 इज इक्वल्स टू 2/100 x, ये वहां चला जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि 2 का 1 और यहां पर कितना हो जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर 15,000। और इससे मुझे पता चला कि फर्स्ट फंड में 15,000 डालना है और सेकंड फंड में भी फिर अल्टीमेटली कितना आएगा 15,000 ही आएगा, 30,000 माइनस 15,000। तो लिखो पार्ट ए के लिए देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड इन 5% बॉन्ड, मनी इन्वेस्टेड इन 5% bond is equals to 15,000 and money invested in 7% bond is equals to 15,000 सेकेंड पार्ट के लिए कैसे प्रोसीड करना है बताओ, सेम ही होगा। लिखो according to question 2100 minus 0.02x is equals to 2000. So this implies 100 is equals to 2/100 x, ये कटेगा 50 और यहां से x इक्वल्स टू 5000। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बाइफर्केशन होगा, 5% वाले में 5,000 और 7% वाले में 25,000। लिखो कि टोटल इंटरेस्ट अगर 2,000 चाहिए तो क्या होगा। लिखो हेंस मनी टू बी इन्वेस्टेड in 5% is equals to 5,000 and money to be invested in 7% is equals to 25,000 ठीक है, ठीक है, हो गया आज के लिए इतने।